स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 11th केमिस्ट्री का, जहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्वांटम नंबर क्या होता है। देखिए, अगर आप क्वांटम नंबर स्टडी कर रहे हैं तो उससे पहले इसकी थोड़ी सी आपको 1-2 मिनट की कहानी पता होनी चाहिए कि हम क्वांटम नंबर को पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी स्टडीज़ होती है वो 2 लेवल पे होती है। आप समझना, ध्यान से समझना। कोई भी स्टडीज़ होती है वो 2 लेवल पे होती है। एक मैक्रो लेवल पे होती है, दूसरी माइक्रो लेवल पे होती है। अभी मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल क्या है आप समझना। देखिए, मैक्रो लेवल होता है जिसको हम आंखों से देख सकें। जैसे कि मुझे अगर इस पेन के बारे में स्टडी करनी है तो आप इसको आंखों से देख पा रहे हैं। इस पेन के बारे में अगर आप स्टडी करनी है तो आपको करना होगा मैक्रो लेवल पे स्टडी। लेकिन वहीं अगर आपको ऐसी चीज़ों के बारे में स्टडी करना हो जैसे कि इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, ऐसी चीज़ों के बारे में स्टडी करना जिनको हम आंखों से ना देख पाए, सिंपल सी चीज़ देखना। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका निकल के आएगा क्वांटम नंबर का। तो जो मैक्रो लेवल की स्टडीज थी, बेसिकली हम इसको कहते थे क्लासिकल मैकेनिक्स। समझना आप, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते थे। और जो माइक्रो लेवल की स्टडीज होती इसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अभी क्वांटम मैकेनिक्स हो गई और ये कौन सी हो गई, क्लासिकल मैकेनिक्स। अब जो यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है इसमें हमेशा पार्टिकल नेचर को यहाँ पर क्या किया कि एक्सेप्ट किया। क्लासिकल मैकेनिक्स में कभी भी डुअल नेचर ऑफ मैटर, आप समझना कि क्वांटम नंबर आया कैसे। डुअल नेचर ऑफ मैटर को कभी भी क्लासिकल मैकेनिक्स ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने सिर्फ यहाँ पर पार्टिकल नेचर को एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं माइक्रो लेवल पे स्टडी करूँ तो आपको डुअल नेचर ऑफ मैटर यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, जिसमें कि आपको किसी भी एटम, इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल का आपको यहाँ पर वेव प्लस पार्टिकल दोनों नेचर को लेना पड़ेगा, वेव पार्टिकल दोनों नेचर। अब यहां से क्या निकल के आया, एक साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला। किसको, श्रोडिंगर को। श्रोडिंगर जो थे इन्होंने यहाँ पर एक इक्वेशन दी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ना, इसको आप पढ़ना अभी नहीं है क्योंकि इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। ये हमें आता है जब हम इसकी बहुत डीप स्टडी करते हैं, जैसे कि आप इसमें MSc करेंगे, BSc करेंगे, तब इसमें चीज़ें आएंगी। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वो किस लिए होती है। यहाँ पर क्या करती है कि किसी भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एटम और मॉलिक्यूल्स के क्वांटम नंबर्स को फाइंड करने के लिए हेल्प करती है। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से ही हम क्या करते हैं कि क्वांटम नंबर्स का यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर फॉर्मुलेशन हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, लिखते हैं, लिखिए। सबसे पहली चीज़ कि आप पेन कॉपी ज़रूर निकाल के बैठा करें जब भी आप मेरी वीडियोस को देखेंगे। देखिए, ये क्या है कि सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन, ठीक है, सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन ऑफ ए श्रोडिंगर, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज ए क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन है किसका, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। ठीक है, क्वांटम नंबर पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये चीज तो देखिए मैंने आपको बहुत ही इजी करके बताने की कोशिश की कि क्वांटम नंबर्स कहाँ से आए और क्वांटम नंबर्स हम क्यों पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैंने आपको ये भी कहा कि माइक्रो लेवल की स्टडी अगर आपको करनी है, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स अगर आपको पढ़नी है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दी। इस वेव इक्वेशन का जो सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, क्वांटम नंबर कहलाता है। और देखिए दूसरी चीज, दोज नंबर विच गिव्स us information about the electron of atom is known as क्वांटम नंबर।
ठीक है। बेसिकली देखिए ऐसे नंबर जो हमें क्या करें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। अब इतना आप समझ गए होंगे, आई होप आपको पूरा यहाँ पर एक जो होता है ना कि पढ़ने से पहले एक क्या होता है कि ओवरव्यू, तो ओवरव्यू आपको मिल गया कि मैं क्वांटम नंबर क्यों पढ़ रहा हूँ। अब देखिए हमें हर चीज़ में क्या निकालने की, ऐसे नंबर जो इंफॉर्मेशन दे किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। अब आप इससे समझना। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो है ना ये पार्ट 10 वीडियो है, ठीक है, ये पार्ट 10 वीडियो है। अगर आप देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि पूरा क्लास 11 का कोर्स बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, तो आप चाहें तो मेरे कोर्स को यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि देखिए क्वांटम नंबर्स आप समझ गए क्या होते हैं। अब क्वांटम नंबर बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर क्वांटम नंबर जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको हम अब प्रिंसिपल समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेसिकली हम n से डिनोट करते हैं। पहली चीज़ ये समझना, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है 1 2 3 4 5 और ऐसे ही आगे चलता जाता है। उसी तरीके से मैं अगर इसको शेल के फॉर्म में लिखना चाहूँ, ऑर्बिटल्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो K L M N O ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई किसके बारे में, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। अब देखिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका बेसिकली हम यहाँ पर क्या चीज़ को बताता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन, जैसे एक कोई सा एटम है उसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो है क्या है, हमारे ऑर्बिटल्स हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कह सकते हैं। तो ये किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो आप समझना, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेसिकली वही है, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि किसी भी एटम के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं। सिंपल से वही समझना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसे ही कहते हैं। दूसरी चीज़, अगर देखिए ये जो है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आप समझना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि किसी भी एटम की रेडियस कितनी है। तो इट हेल्प टू डिटरमाइन the radius of electron cloud, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है हमारे यहाँ पर, कौन सा क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि सिंपल यही होता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने जो चीज़ लिखी थी, ठीक है। ये कभी 0 नहीं होगा और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। अब इसके बाद मैं सेकंड की बात करता हूँ आपसे। सेकंड मैंने क्या कहा आपसे, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर हम इसको कह सकते हैं सब्सिडरी, इसके बहुत सारे नेम हैं, और हम इसको कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिकली इसके बहुत सारे नाम हैं। अब देखिए दूसरी चीज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहां पर इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है 0 to n-1। अब इसको आप समझना, 0 to n-1 को समझने का मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 0 to n-1 को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि क्वांटम नंबर क्या किस लिए हम यूज़ करते हैं, ऐसे नंबर जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स की क्या पता कर सके, इन्फॉर्मेशन को। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो हमने ये पता कर ली कि वो कौन से नंबर के सबशेल में है, क्या कौन से नंबर के ऑर्बिटल में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि एजीमुथल। तो इस क्वांटम नंबर ने ये बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं या फिर जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं बेसिकली जो एस होता है, एस का शेप होता है इस तरीके से सर्कुलर, ठीक है। उसके बाद बात आती है पी की, पी का शेप जो होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है डी की, तो डी का शेप इस तरीके से होता है। और उसके बाद आती है बात एफ की, तो एफ में कोई भी एक फिक्स्ड शेप नहीं है, बस ये क्या होता है कि इसके 8 फोल्डेड शेप होता है।
मतलब कि 8 तरीके से फोल्ड होता है और हर बार अलग अलग तरीके से फोल्ड होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहे। ये बेसिकली क्या चीज़ है कि जो हमारे एजोमेथल क्वांटम नंबर है, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, ये हमें यहाँ पर क्या चीज़ बताते हैं, ये बताते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनका साइज, सॉरी उनका शेप कैसा है, उनका शेप कैसा है। यहाँ पे हमें साइज का पता चलता था किसमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, और एजोमेथल में क्या पता चला कि जो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शेप, या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है उनका शेप कैसा है। तो बेसिकली इसके अंदर मैं आपसे क्या लिखना चाहूँगा, पहली चीज़ तो मैंने आपको शेप बता दिया, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो पहली चीज़, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पहली चीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड के शेप बताता है। दूसरी, पहली चीज तो ये लिख ली, दूसरी ये, तीसरी क्या होती है यहां पर कि ये हमें क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। दो चीजें पता चल गई। अब इसके बाद भी ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें देता है, जैसे कि ये हमें बताता है कि ये हमें बताता है इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। ये चीजें हमें ये क्या बताता है, हमारा एजोमेथल क्वांटम नंबर। और ये मैंने क्या लिखा, 0 to n-1। इसका मतलब आप समझना 0 to n-1 का क्या मतलब होता है, बेसिकली आप समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 to n-1 का मतलब होता है, जैसे मेरी वैल्यू यहाँ पे n की क्या है 1, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो 0 to 1-1 यानी कि 0 to 0, और जब भी वैल्यू हमारी 0 आती है तो ये हमारा हमेशा s होता है। ये चीज़ आप समझना, पहली चीज़। दूसरी, अगर मैं n की वैल्यू क्या लूँ, 2 लूँ, तो क्या हो जाएगा 0 to 2-1, यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0 to 1, यानी कि यहाँ पर s भी होगा और p भी होगा। आप ये चीज़ समझना, जब भी हमारा एजोमेथल क्वांटम नंबर की बात होगी और वैल्यू अगर l की, इसको हम l से डिनोट करते हैं, वैल्यू अगर l की क्या होगी, वैल्यू अगर l की 0 होगी तो आप समझना कि s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, यानी s सबशेल की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर वैल्यू हमारी 0 to 1 लिखी हुई है तो आप समझ जाना sp की बात कर रहे हैं, मतलब कि s ऑर्बिटल भी है, p भी है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या, अगर मैं n की वैल्यू क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ, तो क्या आएगा 0 to 2 आंसर आएगा, यानी कि 0 के अंदर 0 1 2 इस तरीके से ये आंसर आएगा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा s p d, 3 ऑर्बिटल आएंगे। और मैं आखिरी में आपसे बताना चाहूँगा कि जब मैं n की वैल्यू 4 लूँगा तो 0 to 3 आंसर आएगा, और 0 to 3 आंसर मीन्स 0 1 2 3, जिसमें कि s p d f। और ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू 5 लूँगा तो 0 to 4 आएगा, और 0 to 4 मीन्स SPDF के बाद क्या आता है G, SPDF G। इस तरीके से ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि बढ़ते जाते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि बढ़ते जाते हैं। और ऑर्बिटल्स बढ़ना, इसका मतलब ये शो करता है कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ सब शेल्स आर देयर, ये चीज़ आप समझ जाना। तो मैंने दूसरी चीज़ आपको समझा दी कि ये होता है। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल लेके भी एंड में समझाऊंगा कि हम किस तरीके से किसी भी एलिमेंट के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं क्वांटम नंबर्स को। अब मैं इसको रफ करता हूँ, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ में आऊँगा। अब इसके बाद मैं तीसरे नंबर पे बात करता हूँ। तो बेसिकली ये तीसरा नंबर बहुत ही ईजी है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप इसको समझना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला 0 to n-1 लिखा, यानी कि s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है s के लिए, s सब शेल की बात करूँ तो 0 होती है, ठीक है, समझना। p की बात करूँगा तो -1
0 +1, और मैं डी की बात करूँगा -2 -1 0 +1 +2 होती है। ठीक उसी तरीके से एस पी डी एफ की बात करेंगे तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, वैल्यूज़ होती है। अब ये वैल्यूज़ आप समझना क्या होती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको क्या पता है कि जो हमारा एस सबशेल होता है वो उसके अंदर कितने मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, 2। तो इसमें क्या होता है, 0 होता है क्या, एस की वैल्यू किसके लिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है एस ऑर्बिटल के लिए 0 होती है। पी के लिए, पी को आप, पी में पता है आपको कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हम क्या लिखते हैं, पी की पावर 6 जो होता है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरीके से हमें पता है कि फिल करते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें ये बीच वाला 0 होता है, ये होता है +1, ये होता है -1। ठीक उसी तरीके से मैं आपसे बात करूं किसके लिए, डी के लिए, तो डी में कितने आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 10। तो 5 बनते हैं, जिसमें कि ये +2 होता है, ये +1 होता है, सॉरी ये -2 होता है, -1 होता है, 0 +1 +2। उसी की तरह एफ में कितने होते हैं, 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी 7 बनते हैं। तो जो 7 बनते हैं तो इसमें क्या होता है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं, किसके लिए, अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए। और ये बेसिकली कुछ भी नहीं करते हैं, ये क्या बताते हैं हमें, सबसे पहली चीज़ इसको हम m से डिनोट करते हैं, और ये हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताते हैं। ये चीज़ हो गई हमारी क्या, आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल जब लूँगा ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी ये चीज़ें, इसलिए मैं साइड में लिखते जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ किसकी, लास्ट में आपसे बात करता हूँ डी नंबर की, जिसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये क्या बताता है कि किसी भी एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो क्या करते हैं कि अपने ही ऑर्बिट में, अपने ही एक्सिस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस में खुद में ही रिवॉल्व होते हैं। बेसिकली ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू ये होती है -½ +½ ये होती है किसके लिए, -½ होती है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, है ना, और जो +½ होती है क्लॉकवाइज के लिए। अब आप समझना, ये चीज़ें तो मैंने आपको समझा दी, इसको हम शो करते हैं एस से। अब ये चारों चीज़ें आपके पास हैं, चलिए तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ बहुत ईजी से। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का आप क्या कीजिए कि यहाँ पे मुझे क्वांटम नंबर बताइए, यानी कि चारों चीज़ें बताइए क्या होती हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर मैं इसको इस तरीके से फिल करूँ, 1s2 2s2 2p6 के फॉर्म में बताऊं तो यहाँ पर होगा क्या, आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही है तो इसी में बस फिल हो जाएगा, बाकी ये सब हट जाएंगे, तो यहाँ पे 1s1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1s1 हुआ तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो 1 हो रहा है ना ये शो करता है n को, आप समझना, और जो ये s होता है ना ये शो करता है l को। ठीक है, यानी कि n कितना है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर जो l है वो कितना है, 0। s जो होता है वो 0 के लिए होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा टफ क्या होता है हमारा मैग्नेटिक, यानी कि m। अब यहाँ पे आप बताइए कि m क्या होगा, तो सिंपल सी चीज़ें, जब s ऑर्बिटल होगा तो m हमेशा 0 होगा, मैंने लिख रखा है, इस तरीके से समझते हैं। और तीसरी चीज़ आपको क्या कहना है, स्पिन, यानी कि s क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब ऊपर की ओर डायरेक्शन होगी, मतलब कि जब ऊपर की ओर डायरेक्शन होगी तो घड़ी कैसी चलती है, घड़ी ऐसी चलती है, यानी कि जब नीचे की ओर डायरेक्शन होगा तो +1 लिखेंगे /2, और जब ऊपर की ओर डायरेक्शन होगा तो -1/2, इसका आंसर -1/2 आएगा। इस तरीके से हम किसी भी नंबर के क्या कर सकते हैं, क्या फाइंड कर सकते हैं, क्वांटम नंबर। अब इसके बाद मैं एक और एग्जांपल बेहतरीन से आपको देता हूँ, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ C17 से, और C17 नहीं, यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ कार्बन की। तो कार्बन का कितना होता है, आपको पता है एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6। अब इसके लिए फाइंड करते हैं, तो बेसिकली ये देखिए, अगर मैं इसको पहले तो मैं इस तरीके से फिल करता हूँ तो ये कितना होगा, 1s2 2p6। तो इसके अंदर फिल करेंगे तो कैसा होगा, देखिए 1 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कितने, 2 ही है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2p, है ना, इस तरीके से 2p2। अब इसके अंदर अगर मैं बताना चाहूँ, आपसे फाइंड करना है, अगर आपको फाइंड करने को बोल दिया क्या फाइंड करिए, तो आपको पता है कि मैं n क्या होगा, सबसे पहली चीज़ n क्या होगा, यहाँ पर ये जो मैक्सिमम होता है
2 होगा। 2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास शेल है, सॉरी 2 ऑर्बिटल्स हैं। अब इसके बाद मैं बात करूंगा एल की, तो यहाँ पर एल हमारे लिए क्या होता है, ये एस, तो यहाँ पर हमारा एल क्या है, 0 और 1 है, ठीक है, 0 और 1, 0 किसके लिए, एस के लिए, पी के लिए 1। उसके बाद एम की बात करते हैं, तो एम यहाँ पे क्या होगा, फिर मैं बताना चाहूँगा, जैसे 3 के लिए है ना, तो ये होता है -1, ये होता है 0 और ये होता है +1। तो जहाँ पर हमारा ये होता है क्या, इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को हम यहाँ पे फिल करते हैं, तो इसके लिए 0 होगा। अगर यहीं पे मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता ना, आप समझना, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आता ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आता तो मैं इसके लिए यहाँ पर +1 लिखता, लेकिन हमारा बीच में ही आ रहा है तो 0 होगा, इधर आता तो -1, आप समझना। और एस जो होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन है, सॉरी ऊपर की ओर डायरेक्शन है, और ऊपर की ओर डायरेक्शन है यानी कि -1/2, ये चीज़ समझ गए। अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम होमवर्क देना चाहता हूँ, Cl17 का कैसे होगा आपको पता है, 1s2 2s2, समझना, 2p6, ठीक है, यानी कि ये भी पूरा फिल हो जाएगा, ये भी पूरा फिल हो जाएगा, ये भी पूरा फिल हो जाएगा, इस तरीके से। इसके बाद आता है 3s2 और एंड में 3p5 आएगा, इस तरीके से, ये भी पूरा फिल हो जाएगा, ये ऐसे होगा, तो एक ये खाली बचा है। अब इसके लिए मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए कि इसका क्वांटम नंबर होगा क्या। तो बेसिकली n जो होगा वो 3 होगा, 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम 3 है। उसके बाद मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पर जो हमारा L होगा, L क्या होगा, 0 और 1 होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, तो आपको पता है कि आप यहाँ देख रहे हैं +1 0 सॉरी -1 और 0 +1। तो यहाँ पर आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिर यहीं पे आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए एक बार ये पूरा क्या हो गया, रिपीट हुआ है, इस तरीके से समझना, इस तरीके से एक बार ये क्या हुआ, पूरा रिपीट हो गया है, और जब रिपीट होने के बाद दूसरी बार आया तो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, तो 0 हो जाएगा, और उसका नीचे की ओर डायरेक्शन है, नीचे की ओर डायरेक्शन है, इसका मतलब ये +1/2 हो जाएगा, यानी कि नीचे की ओर डायरेक्शन मतलब कि ऐसे, ऊपर की ओर डायरेक्शन मीन्स ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज +1/2। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर क्वांटम नंबर फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरीके से आप हर किसी भी नंबर का और हर किसी भी एटम का क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। वीडियो मज़ा आया होगा, मिलेंगे और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।